हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था अनुनाद ऊर्जा। तो हम बात करेंगे एक अनुनादी संरचना की ओर की, जैसे CO2 की अनुनादी संरचना। CO2 की अनुनादी संरचना, अनुनादी संरचना। तो CO2 की अनुनादी संरचना से तात्पर्य ये होता है कि कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध पाया जाता है। लेकिन स्थिति ये होती है कि ऑक्सीजन पर लोन पेयर की संख्या कितनी होती है? 2-2 होती है। अब ये स्थिति भी हो सकती है कि भाई एक ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड में हो जाए और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में हो जाए। यहाँ पर तो ये दोनों सामान्य स्थिति में है, बिल्कुल बराबर स्थिति में है। लेकिन ऑक्सीजन परमाणु की स्थिति ये होती है क्योंकि जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने आपको बता रखा है, वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों का कार्य करते हैं। तो ये स्थिति भी हो सकती है, एक ऑक्सीजन तो हो जाए ट्रिपल बॉन्ड में और एक ऑक्सीजन हो जाए सिंगल बॉन्ड में। इस पर तो लोन पेयर की संख्या हो जाएगी 3 और चार्ज हो जाएगा माइनस, और इस पर लोन पेयर की संख्या 1 और चार्ज कैसा हो जाएगा प्लस। एक स्थिति क्या हो सकती है? एक स्थिति ये हो सकती है कि भाई ये वाला ट्रिपल बॉन्ड में हो जाए और ये किसमें हो जाए? सिंगल में। तो इसको कर देते हैं सिंगल में और इसको कर देते हैं ट्रिपल बॉन्ड में। इस पर लोन पेयर की संख्या 1 और चार्ज प्लस, और इस पर लोन पेयर की संख्या 3 और चार्ज माइनस। ठीक है, अब देखो ये एक संरचना ये हो गई, इसकी एक संरचना ये हो गई 2 और एक संरचना ये हो गई 3। ये तो इसकी सामान्य संरचना थी कि भाई कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। यहाँ पर तो दोनों ऑक्सीजन परमाणु बिल्कुल समान है। लेकिन स्थिति ये भी तो हो सकती है कि भाई एक ऑक्सीजन परमाणु तो सिंगल बॉन्ड में हो जाए और एक ऑक्सीजन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड में हो जाए। तो ट्रिपल बॉन्ड वाली का एक लोन पेयर ट्रिपल बॉन्ड में चला गया, इसलिए चार्ज कैसा आ गया? प्लस। और इस वाली का एक लोन पेयर वापिस इस ऑक्सीजन पर आ गया डबल बॉन्ड वाला, इसलिए इस पर चार्ज आ गया माइनस। तो एक बार तो ये ट्रिपल बॉन्ड में हुई तो ये किस में हो गई? सिंगल में। इसी प्रकार ये एक ट्रिपल बॉन्ड में हुई तो ये किस में हो गई? सिंगल में। ठीक है, तो इसकी भी क्या बन गई? एक से अधिक संरचनाएं बन गई। इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है? अनुनादी संरचनाएं। और इस घटना को क्या कहते हैं भाई? अनुनाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनाद। अब इसका हम अगर मान लीजिए सामान्य सूत्र जो मैंने आपको बता रखा है कि उस हिसाब से, जैसे किसी भी लुईस संरचना में आयन का या किसी सामान्य उदासीन अणु का जब हम संरचना सूत्र बनाते हैं तो उस स्थिति में हम किस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं? सबसे पहले प्रयोग करते हैं Q का मतलब होता है प्रत्येक परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो कार्बन के में कितनी होगी बताओ? 4। ठीक है, और ऑक्सीजन के में कितनी होगी भाई? टोटल ऑक्सीजन कितने जुड़ रहे हैं? 2, और ऑक्सीजन के में कितनी होगी? 6। तो यानी 12 और 6 4, 12 और 4 कितने हो जाएंगे? 16। यानी कि ये तो टोटल Q का मान तो कितना हो गया? 16। मैंने सीधा लिख दिया क्योंकि ऑक्सीजन के में संयोजकता कोष में कितने? 6। इस ऑक्सीजन के भी संयोजकता कोष में कितने? 6। और कार्बन के में कितने भाई? 4। टोटल कितने हो गए? 16। कितने हो गए भाई? 16। ठीक है, अब लोन बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? जैसे मैंने आपको बता रखा है, कोई भी संरचना हो तो उसके साथ 2 सिंगल बॉन्ड बना लिया करो। तो कितने हो गए बताओ? 4। तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई? लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन हो गए 16 माइनस 4 बराबर कितने हो गए भाई? 12। कितने हो गए? 12। तो देखो कार्बन और ऑक्सीजन, इस पर लोन पेयर की संख्या कितनी हो जाएगी? 3, और इस पर भी लोन पेयर की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। तो अष्टक पूरा हो गया। 6 और 2 8, 6 और 2 8। लेकिन अब कार्बन का अष्टक पूरा नहीं है, इसलिए एक लोन पेयर का जोड़ा यहाँ पर आ गया, एक लोन पेयर का जोड़ा यहाँ पर आ गया। यानी कि ये जो 12 होते हैं ये किसका काम करते हैं? लोन पेयर का, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का। तो डबल बॉन्ड का निर्माण कर लिया, ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण कर लिया। अब ये तो इसकी सामान्य संरचना हो गई। कैसी संरचना हो गई? सामान्य। लेकिन ये संरचनाएं कैसी हैं? इसकी अनुनादी संरचनाएं। इसमें क्या होता है भाई? एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में है, ये ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड में। तो अगली स्थिति में क्या हो सकता है? एक ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड में होगी, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में होगी। इस स्थिति में भी क्या होगा? एक ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड में हो सकती है और एक दूसरी वाली ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में हो सकती है। तो कितनी संरचनाएं बनी? एक से अधिक बनी। इन संरचनाओं को क्या कहा? अनुनादी संरचनाएं। और इस घटना को क्या कहते हैं? अनुनाद कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अनुनादी ऊर्जा की। ठीक है, तो ये थी CO2 की अनुनादी संरचना।
अनुनाद ऊर्जा। अनुनाद ऊर्जा होती क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। किसी भी अणु या यौगिक की अनुनादी संरचनाओं में स्थायी अनुनादी संरचना की ऊर्जा, स्थायी अनुनादी संरचना की ऊर्जा व अनुनाद संकर की ऊर्जा में अंतर को अनुनादी ऊर्जा कहा जाता है। अनुनादी ऊर्जा कहा जाता है। किसी अणु या यौगिक की अनुनादी संरचनाओं में स्थायी अनुनादी संरचना की ऊर्जा व अनुनाद संकर की ऊर्जा में अंतर को अनुनादी ऊर्जा कहा जाता है। या लिख सकते हैं हम, अनुनादी ऊर्जा बराबर अनुनादी संरचना की ऊर्जा, अनुनादी संरचना की ऊर्जा माइनस अनुनाद संकर की ऊर्जा, अनुनाद संकर की ऊर्जा। अनुनादी ऊर्जा बराबर अनुनादी संरचना की ऊर्जा माइनस अनुनाद संकर की ऊर्जा से क्या निकल कर आ जाती है, अनुनादी ऊर्जा निकल कर आ जाती है। तो अनुनादी ऊर्जा क्या हुआ, अनुनाद ऊर्जा क्या हुई, किसी अणु या यौगिक की अनुनादी संरचनाओं में सबसे जो स्थायी अनुनादी संरचना होती है उसकी ऊर्जा व अनुनाद संकर की ऊर्जा में जो अंतर होता है उसको अनुनादी ऊर्जा कहा जाता है। अनुनादी ऊर्जा बराबर अनुनादी संरचना की ऊर्जा माइनस अनुनाद संकर की ऊर्जा क्या कहलाएगी, अनुनाद ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बंद ध्रुवणता। बंद ध्रुवणता ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो आपको याद रखनी है। बंद ध्रुवणता किसी भी अणु के निर्माण में उपस्थित परमाणु इलेक्ट्रॉनों का समान रूप से साझा करते हैं तथा या फिर साजित इलेक्ट्रॉन सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म में उपस्थित पाए जाते हैं। किसी अणु के निर्माण में उपस्थित परमाणु इलेक्ट्रॉन का समान रूप से साझा करते हैं या फिर सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म में उपस्थित पाए जाते हैं। ना तो कोई बंध पूर्णतया आयनिक प्रकृति का होता है, पूर्णतया आयनिक, ना तो कोई बंध 100% आयनिक प्रकृति का होता है और ना ही 100% सहसंयोजक प्रकृति का होता है। बंद ध्रुवणता से मतलब है किसी अणु के निर्माण में उपस्थित परमाणु इलेक्ट्रॉन का समान रूप से साझा करते हैं या फिर सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म में उपस्थित पाए जाते हैं। तो निर्मित बंध जो ध्रुवीय बंध होगा ना तो पूर्णतया
कोई बंध होगा ना, तो कोई बंध पूर्णतः आयनिक 100% आयनिक होता है, प्रकृति का होता है, और ना ही 100% सहसंयोजक प्रकृति का होता है। लेकिन जो सहसंयोजक बंध होते हैं उनमें आयनिक गुण किस प्रकार आते हैं? सहसंयोजक बंध में जो आयनिक गुण आते हैं वो आते हैं किसी, जब समान कोई अणु है, जैसे O2 हुआ, N2 हुआ, H2 हुआ, उनके बंध का यदि समान विखंडन होता है तो हमेशा दोनों परमाणु अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन बंध में ध्रुवीयता का गुण कब आता है? जब दो विपरीत विद्युतऋणी परमाणुओं के बीच में जो बंधन स्थिति होती है और उसका जब विषमांश विखंडन होता है, तो विषमांश विखंडन के फलस्वरूप हमेशा जो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अधिक विद्युतऋणी परमाणु की तरफ आकर्षित होते हैं, इसलिए उस पर आंशिक ऋणावेश की स्थिति उत्पन्न होती है, और जो कम विद्युतऋणी परमाणु होता है उस पर आंशिक धनावेश की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए सहसंयोजक बंध में पूर्णतया आयनिक गुण प्रदर्शित या आयनिक गुण प्रदर्शित किए जाते हैं। या हम इसको मैं इस प्रकार समझा सकता हूँ आपको, तो ये तो आप में बंध ध्रुवणता से तात्पर्य होता है कि ना तो पूर्णतया कोई बंध 100% आयनिक होता है, ना पूर्णतया 100% सहसंयोजक होता है। अब हम बात करते हैं सहसंयोजक बंध में आयनिक गुण। सहसंयोजक बंध युक्त यौगिकों में आयनिक गुण। आयनिक गुण यदि दो समान परमाणु युक्त अणु जैसे H2, O2, N2 आदि में समांश विखंडन किया जाए, तो उस स्थिति में निर्मित सहसंयोजक अणु अध्रुवीय प्रकृति का होगा। कहने का अर्थ है जैसे H2 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा बंध है भाई? ये सहसंयोजक, दो इलेक्ट्रॉन है, यदि इसका समांश विखंडन हो तो हाइड्रोजन अपना अलग परमाणु लेकर अलग हो जाएगा, दूसरा वाला हाइड्रोजन परमाणु अपना अलग इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा। तो इनके बीच में कैसा बंध आ गया भाई? यानी कि अपने इस बंध का विखंडन हो गया और इस बंध से दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने अलग अलग हो गए, तो समानता का गुण आया कि नहीं आया? तो ध्रुवीयता प्रदर्शित नहीं हुई। ध्रुवीय का मतलब होता है एक प्लस और एक माइनस। लेकिन अगर स्थिति O2 की बात करें तो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो ऑक्सीजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा और दूसरा ऑक्सीजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग अलग हो जाएगा। इसी प्रकार N2 में हो सकता है। लेकिन यदि HCl की बात की जाए, किसकी बात की जाए? HCl की, तो HCl में क्लोरीन कैसा है? विद्युतऋणी परमाणु। कैसा है? विद्युतऋणी परमाणु। और इनके बीच में भी कैसा बंध है? सहसंयोजक। तो इस वाले सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन किस दिशा में होंगे? हैलोजन परमाणु की दिशा में होंगे, क्योंकि आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी पाई जाती है? हैलोजन परमाणु की पाई जाती है। इसलिए इस पर तो चार्ज कैसा आएगा भाई? आंशिक ऋणावेशित, और इस पर चार्ज कैसा आएगा? आंशिक धनावेशित। तो यहाँ पर कैसा गुण के लक्षण प्रदर्शित हो गए? ध्रुवीयता के लक्षण। कैसे गुण के प्रदर्शन लक्षण हो गए भाई? ध्रुवीयता के लक्षण। तो सहसंयोजक बंध युक्त यौगिकों में ध्रुवीयता के लक्षण कब आते हैं? जब दो परमाणुओं के बीच निर्मित होने वाली विद्युत ऋणात्मकता अलग अलग हो, दो परमाणुओं के बीच की विद्युत ऋणात्मकता अलग अलग हो और उनके बीच में कोई सहसंयोजक बंध बना हो, तो वो सहसंयोजक बंध जब विघटित होगा, उसका विषमांश विखंडन होगा, तो अधिक विद्युतऋणी परमाणु की तरफ सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और कम विद्युतऋणी परमाणु पर आंशिक धनावेश आएगा और अधिक विद्युतऋणी परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आएगा। तो उस स्थिति में बंध सहसंयोजक बंध में आयनिक गुण प्रदर्शित किए जाते हैं। तो इस प्रकार जैसे HCl है, HBr है, HI है, ठीक है, ये सारे सहसंयोजक बंध युक्त
अणु या यौगिक हैं, लेकिन इनके अंदर कैसा गुण पाया जाता है, आयनिक गुण पाया जाता है, क्योंकि जो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अधिक विद्युतरणीय परमाणु की तरफ अग्रसर पाए जाते हैं, इसलिए अधिक विद्युतरणीय परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आता है और कम विद्युत परमाणु पर आंशिक धनावेश आता है। ठीक है, तो ये होता है सहसंयोजक यौगिकों में आयनिक गुण। तो अगले टॉपिक की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।